हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने कंप्यूटर क्लास कंप्यूटर विद सचिन में। पिछले क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी। इसके लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि हमारा जो फर्स्ट आंशिक कंप्यूटर था वो एबीसी कंप्यूटर था और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो हमारा एनिएक था। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई वहीं से हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी स्टार्ट हो गई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो जनरेशन आती है वो आती है फर्स्ट जनरेशन, जो कि सन 1946 से 1955 तक चली थी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जो जनरेशन की टाइम पीरियड है, ये जो आप टाइम पीरियड इसका देख रहे हैं, ये कभी भी क्लियर नहीं होगा। आप जहाँ कहीं पर भी पढ़ेंगे वहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया है 1946, बट कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो आपको 1940 भी मिलेगा, 1942 भी मिलेगा, 1944 भी मिलेगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो इसको हम मान के चलते हैं कि 1946 से 1956 तक ये चली थी। चलिए, और अगर हम इस जनरेशन की बात करें तो इस जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? तो वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो अभी इस समय जैसे हम लोग मोबाइल में या किसी जगह पे आप बोलते हैं कि आईसी लगी थी, आईसी जल गई, उसी आईसी के जगह पर उस समय यानी कि सन 1946 में वैक्यूम ट्यूब को लगाया था गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है वो 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और ली डी फॉरेस्ट ने यूएसए में किया था। 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और ली डी फॉरेस्ट दो लोगों ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इसमें इनपुट के लिए, इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को आदेश देने के लिए। जैसे अभी के टाइम में हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय हम लोग इस्तेमाल जो करते थे वो करते थे पंच कार्ड और पेपर टेप, यानी कि इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि स्टोरेज के लिए क्या इस्तेमाल होता था। जैसे कि अभी स्टोर करने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय में हम लोग चुंबकीय ड्रम या मैग्नेटिक ड्रम या चुंबकीय कोर या मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल होता था। हम इनपुट देते हैं पंच कार्ड और पेपर टेप से, स्टोर होता है चुंबकीय ड्रम और चुंबकीय कोर में, और उसका परिणाम कहाँ दिखाते हैं यानी रिजल्ट कहाँ मिलता है। वर्तमान में की बात करें हम, तो जब हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट देते हैं तो मॉनिटर में दिखाई देता है, यानी कि आउटपुट जो मिलता है हमें वो मॉनिटर में मिलता है। तो उस समय की बात करें तो उस समय आउटपुट के लिए प्रिंट आउट का इस्तेमाल किया जाता था। प्रिंट आउट का मतलब है कि सीधे उस चीज़ को कागज़ पे छाप दिया जाता था तभी देख सकते हैं, अन्यथा उसको हम नहीं दे सकते हैं। अगर हम इसके नॉर्मल स्पीड की बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर था ये वाला यानी कि फर्स्ट जनरेशन का, वो हर सेकंड लगभग 500 जोड़ घटाना कर सकता था। हर सेकंड 500 जोड़ घटाना कर सकता था। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ में बहुत बड़ा और खर्चीला होता था। यानी कि एक तरीके से मान के चलिए, मैं आपको बता दूं कि एक कंप्यूटर में लगभग 5000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। लगभग 5000, और कुछ में तो 18000 वैक्यूम ट्यूब को भी लगाया गया था। और वैक्यूम ट्यूब होता कैसे है?
तो यहाँ मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, आप देख सकते हैं, यही हमारा वैक्यूम ट्यूब है। तो साइज़ में बहुत बड़ा होने के कारण मान के चलिए साइज़ में इतना बड़ा था कि 1, 2, 3 कमरे के बराबर लगभग हमारा एक कंप्यूटर था। तो इसीलिए साइज़ में बड़ा होता था और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए विदाउट एसी के हम इसको चला नहीं सकते थे। कम से कम 2, 3 या 4 एसी की आवश्यकता होती थी। इतना ज़्यादा बड़ा था। और एक चीज़ और थी कि आकार में तो बहुत बड़ा था, खर्चीला भी था और साथ ही साथ स्लो भी था। उस समय के हमारे जो कंप्यूटर थे उनके नाम मैं बता देता हूँ। उनका नाम है ENIAC, यूनिवैक 1, एडसैक, IBM 701, IBM 650। ये सभी हमारे उस समय के कंप्यूटर हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको लिखना होगा तो आप नॉर्मली इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का आविष्कार जॉन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और ली डी फॉरेस्ट के द्वारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। और इस जनरेशन में इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल और स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम और चुंबकीय कोर का इस्तेमाल और प्रिंटआउट के लिए और आउटपुट के लिए प्रिंटआउट का इस्तेमाल किया जाता था। और एग्जाम्पल में आप ENIAC, यूनिवैक 1, एडसैक, IBM 701 और IBM 650 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो है सेकंड जनरेशन। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये जनरेशन हमारी 1956 से लेकर के 1965 तक चली थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारी जनरेशन है वो आगे पीछे हो सकती है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो इस जनरेशन में यानी कि जब फर्स्ट जनरेशन हमारी चल रही थी उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब को लगाया था। उसी वैक्यूम ट्यूब को हटा करके 1956 में ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया था। अब ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो हमारा है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में विलियम शॉकली, जॉन बर्डिन और वॉल्टर ब्रेटन ने यूएसए ने बेल लैब में आविष्कार किया था। यानी कि यूएसए में एक लैब है जिसको हम जानते हैं बेल लैब्स के नाम से जानते हैं। उसी बेल लैब में विलियम शॉकली, जॉन बर्डिन और वॉल्टर ब्रेटन ने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इसमें भी अगर हम बात करें तो इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया था। और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज में चुंबकीय टेप और चुंबकीय कोर का इस्तेमाल भी किया गया था। और अगर हम इसमें आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी करने के लिए भी हम जैसे फर्स्ट जनरेशन में प्रिंट आउट का इस्तेमाल करते थे, सेम उसी प्रकार से इसमें भी प्रिंट आउट का इस्तेमाल करते हैं। और इस जनरेशन में कुछ लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया था, जिस लैंग्वेज को बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज इसमें। और हाई लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में HLL भी बोला जाता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज थी? तो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी पहली लैंग्वेज थी फॉर्ट्रैन। फॉर्ट्रैन जो थी, फॉर्ट्रैन का जो इस्तेमाल जो है 1956 में किया गया था। एक लैंग्वेज थी एल्गोल जो कि 1960 में, और कोबोल थी 1960 से 1961 तक। तो इन तीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था और तीनों लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो साइज़ में हमारे फर्स्ट जनरेशन से ये छोटा था। और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो उस समय जो कंप्यूटर चले थे तो हमारे कंप्यूटर थे हनीवेल 200, IBM 700, IBM 1620, यूनिवैक 1108, CDC 1604। तो ये हमारे कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन के। और अगर आपको मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं तो हमारा ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता है। अब कुछ सेकंड जनरेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए।
जैसे कि पहला पॉइंट है फॉर्ट्रन। फॉर्ट्रन का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और यह हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल बताइए, तो आप फॉर्ट्रन को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो है कोबोल। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेटेड लैंग्वेज। तो ये दोनों हमारी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और जो हम बेल लैब्स के बारे में पढ़ते हैं, जो बेल लैब्स जो कि यूएसए में स्थित है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, AT&T नाम से भी जानते हैं। AT&T का पूरा नाम होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेल लैब्स का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं AT&T, जिसका पूरा नाम होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा पॉइंट है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का आविष्कार जो है बेल लैब्स में ही किया गया था, डेनिस रिची के द्वारा। तो एक ये भी प्रकार एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, जिसका भी आविष्कार जो है बेल लैब्स में ही किया गया था। अब नेक्स्ट जनरेशन हमारी है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें, तो हमारी जो थर्ड जनरेशन है वो हमारी जो चली थी 1965 से लेकर के 1971 तक, ये हमारी जनरेशन जो है चली थी। यानी कि 1965 से 1971 तक इस जनरेशन को चलाया गया था। और इस जनरेशन में जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर लगता था उसको हटा दिया गया, और उसके जगह पर आईसी का इस्तेमाल किया गया। आईसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और अगर मैं आईसी की बात करूं, तो आईसी को 1958 में जैक किल्बी, जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में, और 1959 में रॉबर्ट नॉइस यानी कंपनी जो थी वो थी फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर, यूएसए में स्थित, वहाँ पे इसको बनाया गया था। यानी कि जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने मिल करके 1958 और 1959 में इसको पूरी तरह से डेवलप कर लिया था। अगर मैं कंपनी की बात करूं, तो कंपनी हमारी दो थी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर, जो कि दोनों कंपनियां हमारी यूएसए में स्थित हैं। इस जनरेशन में इनपुट की अगर हम बात करें, तो इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि थर्ड जनरेशन से हमारे जो भी माउस और कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे थर्ड जनरेशन से ही आ चुके हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें, तो स्टोरेज में हमारा जो था वो चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क और चुंबकीय कोर यानी मैग्नेटिक कोर का भी इस्तेमाल किया गया। और अगर हम आउटपुट की बात करें, तो आउटपुट में हमारा जो है मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी तक हम प्रिंट आउट का इस्तेमाल करते थे, बट अब जो है हम इसमें मॉनिटर का इस्तेमाल करने लगे। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। कौन कौन सी थी? वो थी फॉर्ट्रैन जो कि 1956 में, एल्गोल 1960 में, कोबोल 1960 1961 में। एक और हमारी लैंग्वेज थी बेसिक। बेसिक का पूरा नाम होता है बिगनियर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि सन 1964 में इसका आविष्कार किया गया था या इसको यूज़ किया गया था। आकार की अगर हम बात करें, तो हमारी जो है यहाँ सेकंड जनरेशन से हमारी छोटे थे। और एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो एग्ज़ाम्पल में IBM 360, IBM 370, NCE 395, IBM 360 सीरीज, ये सारे कंप्यूटर उस समय के हमारे थे। नेक्स्ट हमारा जो जनरेशन है, ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो आईसी थी ये कुछ इस प्रकार से थी। नेक्स्ट जनरेशन हमारी जो जनरेशन आती है वो आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की बात करें, तो फोर्थ जनरेशन जो हमारी चली थी ये 1971 से 1985 के बीच में चली थी। और इस जनरेशन में आईसी के जगह पर एलएसआई और वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया। एलएसआई का पूरा नाम होता है
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल सन 1971 में किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है वो फेडेरिको फैगिन, टेड हॉफमैन और मासातोशी शिमा ने किया था। जो कंपनी हमारी थी वो कंपनी थी हमारी इंटेल, USA की थी। यानी कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था इसको 1971 में फेडेरिको फैगन, टेड हॉफमैन और मासातोशी शिमा ने इंटेल जो कंपनी थी वहाँ पे इसको बनाया था। और जो हमारा फर्स्ट यानी पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4000 था, जिसे इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। आज भी सबसे ज़्यादा जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है वो इंटेल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। अगर हम ओल्ड इंटेल प्रोसेसर की बात करें तो जो पुराने में बनते थे उनका नाम था इंटेल 4004, इंटेल 8008, डुअल कोर ETC। ये सब हमारे पुराने माइक्रो प्रोसेसर हैं। और अगर नए माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इस समय हमारी सीरीज चल रही है आई सीरीज। यानी कि आई सीरीज मतलब i13, i5, i7, i9, i3, ETC। जब भी आप कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि किस जनरेशन का सिस्टम है, i5 से i7 है, i9 है, तो उसी के बेस पर हम कंप्यूटर खरीदते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर होता कैसा था, तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा कुछ इस प्रकार से होता था, जो कि IC से भी कई गुना छोटा होता था। इसी जनरेशन में हमारे MS-DOS, MS विंडो का भी आविष्कार किया गया। जो आज इस समय कंप्यूटर हम लोग स्क्रीन चला रहे हैं वो हमारी 4th जनरेशन से ही डेवलप हुई है। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जैसे C++, DBase, ETC। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसमें IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000 और PUP-11 का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट जनरेशन हमारी है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1985 से अब तक चल रही है। सबसे बड़ी जो पीढ़ी होने वाली है ये हमारी यही पीढ़ी होने वाली है। इस जनरेशन में जो था हमारा VLSI और AI का इस्तेमाल किया गया। सॉरी, यहाँ पे VLSI नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 1982 में जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय यानी कि MITI ने 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम परियोजना यानी कि FGCS की शुरुआत की। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि जापान में 1982 में विदेशों में व्यापार और उद्योग को बढ़ाने के लिए FGCS की शुरुआत हुई थी। और इसी सिस्टम में हमारा जो था वो रोबोटिक सिस्टम का भी आविष्कार किया गया था। यानी कि जो हमारे आज के समय में रोबोट्स बनाए जाते हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के ही माने जाएंगे। और इसमें जो हमारा प्रोसेसर यूज़ होता है यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का विकास भी इसी दौरान पे हुआ था। इसके पहले नॉर्मली 32 बिट का चलता था, बट इसी समय से 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी आ गए। और इसमें दो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज और सेकंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम नॉर्मली LISP के नाम से भी जानते हैं, LISP के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम इस कंप्यूटर की बात करें, इस समय के कंप्यूटर की बात करें, तो इस समय हमारे नोटबुक, लैपटॉप, नोटबुक, सुपर, एंड्रॉयड फ़ोन, ये सभी हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक पर।